हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिकपीडिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। ये क्वेश्चन पेपर है 2017 का। अभी 16 का मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। ये 17 का है, स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट, विद्यालय नेतृत्व और प्रबंधन। मैंने दो पेपर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, क्या पता आपके 16 में से ना आए तो 17 में से आ जाए। तो कोई पता नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से भी दे सकता है वो एग्जामिनर, क्योंकि वो इतना पता है कि आपको जो एसएलएम का पेपर आता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी आएगा, क्योंकि मैंने 4 साल के एनालाइज किया तो उसमें क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड ही है। ये आपका पेपर है 2017 का। सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ये आपके कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चन है। ये सबसे पहले आपका ये पहला क्वेश्चन आएगा कि स्कूल मैनेजमेंट क्या है या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका उसी में अथवा आएगा टीक्यूएम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप टीक्यूएम तो सबसे इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर आप स्कूल मैनेजमेंट या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रहा तो टीक्यूएम आप अच्छे से करके जाना, वो उसके अथवे में आएगा। या आपको वो वाला आता है तो वो करना आप। तो सीधा हम अपने आंसर पे आते हैं। ये देखो, मैंने आंसर बनाया आपके लिए। बहुत इसमें टाइम लगता है मगर मैंने तो अभी आपके लिए प्रोवाइड किया है। तो ये हम आते हैं आंसर पे। विद्यालय नेतृत्व प्रबंधन 2017 का पेपर। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि विद्यालय एक अधिगम संगठन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। मतलब विद्यालय कैसे एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आप बता सकते हो। फिर पूछा विद्यालय संगठन को परिभाषित कीजिए एक विद्यालय प्रबंधन के रूप में। मतलब 3 नंबर में आपको बताना है कि एक अधिगम संगठन है, फिर इसका अर्थ बताना है 4 नंबर में, फिर 4 नंबर में आपको बताना है कि प्रधानाचार्य की क्या भूमिका है। तो एक ऐसी संरचना जिसमें विद्यालय में आने वाले सभी व्यक्तियों तथा विद्यालय के कार्यों को मिलजुल कर करते हैं, उसे कहते हैं विद्यालय संगठन। विद्यालय प्रबंधन मैंने साथ साथ ना इसको भी ऐड कर दिया, क्या पता आपको कई बार विद्यालय संगठन की परिभाषा ना पूछ के स्कूल मैनेजमेंट की पूछ ले, तो मैंने ये भी ऐड किया है। तो विद्यालय के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किए जाते हैं और ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता योग्यता पूर्ण रूप से प्रदर्शन करता है, उसे क्या कहते हैं, स्कूल मैनेजमेंट बोलते हैं। विद्यालय एक अधिगम संगठन के रूप में कैसे एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखो विद्यालय कैसे एक लर्निंग देता है, समाज की परंपराओं का हस्तांतरण। मतलब इसमें जो भी समाज की परंपरा है, एक बच्चा आया उसको ज्ञान दिया विद्यालय ने, फिर वो दूसरे में ज्ञान पहुंचाएगा, फिर तीसरे में मतलब समाज की जो भी परंपरा है उसको हस्तांतरण करता है। बालक का सर्विंग ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। समाज की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा देना, मतलब जो सोशल नीड है सोशल के अकॉर्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड करता है। मैं इंग्लिश में आपको साथ साथ बताता रहूँगा। पारस्परिक सहयोग जो बोलते हैं, कोलेबरेटिव की बात करता है, और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको डेवलप की बात करता है ये, इसलिए अधिगम संगठन के रूप में ये है। 3 मार्क्स में मैंने 4 पॉइंट आपको बता दिए। विद्यालय प्रबंधन के रूप में प्रधानाचार्य की कैसी भूमिका है, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट मैनेजर के रूप में प्रधानाचार्य जो हेड ऑफ प्रिंसिपल होते हैं उसकी भूमिका क्या है। तो योजना निर्माण करता है ये, कार्य का विभाजन करता है कि अलग अलग टीचर को क्या क्या कार्य देना है, उद्देश्यों के निर्माण करता है क्या क्या उद्देश्य हमें निर्धारित होंगे कि स्कूल से, सभी विषयों की समुचित व्यवस्था करना इसका काम है, निरीक्षण पर्यवेक्षण इसका काम है, समायोजन सामंजस्यता इसका काम है। इसी के अथवा में अब पूछा है कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, गुणपूर्ण भी बोलते हैं इसी को। पहले क्वेश्चन में आपको बताया मैंने टीक्यूएम अथवा में जरूर आएगा। टीक्यूएम बताना है आपको 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में बताना है इसकी आवश्यकता, और आपको इसे कैसे क्रियान्वित करोगे स्कूल में प्रधानाचार्य के नाते, वो 5 मार्क्स बताना है। तो टीक्यूएम की परिभाषा आपको बताता हूँ कि टीक्यूएम है क्या। कुल गुणवत्ता प्रबंधन, गुणवत्ता के प्रति प्रबंधन का दृष्टिकोण है। यह उत्पादकों ग्राहक की संतुष्टि और कर्मचारियों की संतुष्टि से संबंध होता है। मतलब जो भी स्कूल में स्टाफ है, स्टूडेंट है, उनको ये संतुष्ट करने की बात करता है। आवश्यकता क्या है इसकी कि शिक्षकों की दृष्टि व प्रशिक्षण पर ध्यान देने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है कि जो भी टीचर है उनके जो पर्सपेक्टिव है कैसी है। शिक्षण विधियों में सुधार के लिए इसकी आवश्यकता है। बच्चों को परिवेश डालने के लिए, पाठ्यक्रम में बदलाव या चेंज या उसमें सम्मिलित करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है टीक्यूएम की। क्रियान्वित कैसे कर सकते हैं, इसमें पीडीसी जो फॉर्मूला अपनाते हैं उसके द्वारा हम प्लानिंग, डूइंग, चेक, एक्टिंग। प्लानिंग नियोजन करते हैं, उद्देश्य निकालते, डूइंग को काम करते हैं, जो भी हुआ है उसको चेक करते हैं, एक्टिंग में फाइंड रिजल्ट निकालते हैं। या आप इसमें और भी पॉइंट लग सकते हो कि लगातार गुणवत्ता में सुधार करके, पहला क्रमिक तरीका है, कुल ग्राहक संतुष्टि करके, कुल कर्मचारियों की भागीदारी करके, एकीकृत प्रक्रिया प्रबंधन के द्वारा। विरोध प्रबंधन क्या है, जिसको हम बोलते हैं कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इसको संघर्ष भी कहते हैं, विरोध भी कहते हैं। ये एक पक्का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता रहा हूँ कि विरोध आएगा आपका, जिसे बोलते हैं कन्फ्लिक्ट।
कन्फ्लिक्ट बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन आएगा, याद कर लेना अच्छे से पॉइंट सारे। फिर इसमें पूछा कि प्रणाली में विरोध लिखिए, मतलब कि विद्यालय की प्रणाली में क्या क्या विरोध होते हैं, 4 मार्क्स का। फिर निवारण इसके बताने 4 मार्क्स में। तो देखो विरोध किसे कहते हैं, जब संघर्ष के सकारात्मक पहलू को बढ़ाते हुए संघर्ष के नकारात्मक पहलू को सीमित करने की प्रक्रिया, संघर्ष प्रबंधन है। इसने अच्छा क्या पूछा है, विरोध प्रबंधन पूछा, मतलब विरोध को कैसे प्रबंध किया जाता है, इसमें विरोध नहीं पूछा। तो मतलब कि जो भी सकारात्मक पहलू को हमें बढ़ाना है, नकारात्मक पहलू को सीमित करना है। विद्यालय प्रणाली में विरोध क्या क्या करते हैं, पक्षपात निर्णय के कारण, कार्य ठीक न होने के कारण, संसाधनों की कमी के कारण, विचारधारा का अलग होने के कारण विरोध होता है। और भी लिख सकते हो, जैसे खराब संप्रेषण के द्वारा, निराशा के कारण, शिक्षण विधियों के द्वारा, अनुशासनहीनता के कारण। विरोध के निवारण की युक्ता क्या है, समझौता करके, सहयोग की भावना देके, स्थितियों को टालना, परामर्श मार्गदर्शन के द्वारा, समस्या पर चर्चा करके, सकारात्मक सोच विकसित करके। तो ये बहुत सिंपल, मैंने सिंपल टॉपिक किया कि आप समझौता करोगे, स्थिति को टालोगे, समस्या पर चर्चा करोगे, सकारात्मक सोच विकसित करोगे, परामर्श, गाइडेंस, प्रिंसिपल, कोलैबोरेटिव की भावना विकसित करोगे। तीसरा क्वेश्चन है प्रभावी कक्षा कक्ष प्रबंधन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है। एक रचनावादी जो कंसेप्ट क्लासरूम आप कैसे प्रबंध करेंगे, कंसेप्ट क्लासरूम का संक्षिप्त में लिखिए। मतलब 2 नंबर का आपको इसके आयाम लिखने, कक्षा कक्ष के जो प्रभावी है। 3 नंबर में आपको कंसेप्ट क्लासरूम रचनावादी बताना है। और 5 नंबर में बताना है कि जब ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है और सेम आएगा कि इसमें मैं आपको अंडरलाइन करके बताता हूँ कि एक समेकित कक्षा का मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में अधिगम प्राप्त करने के लिए आप युक्तियां बनाएंगे, जिसमें कि एक श्रवण बाधित, जैसे पहले भी बताया, श्रवण बाधित, कम दृष्टि और मंद गति से सीखने वाले में कैसे युक्तियां बनाएंगे। तो प्रभावी कक्षा प्रबंधन के आयाम क्या है, तो भौतिक आयाम होते हैं, मनोवैज्ञानिक, नैतिक और सामाजिक संस्कृति आयाम है। 2 नंबर कवर है आपके। 3 नंबर में पूछा रचनावादी कक्षा का प्रबंधन कैसे करोगे आप, बाल केंद्रित शिक्षकों का उपयोग करोगे, ही रचनावादी है। स्वयं करके सीखने की बात करोगे, बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करोगे, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए उचित वातावरण प्रदान करोगे, कक्षा में बच्चों की सहभागिता बढ़ाओगे, अध्यापकों को अपना पूरा सहयोग देना चाहिए, उन प्रत्यों पर फोकस देना चाहिए जिससे कि बच्चे पूर्व ज्ञान से जोड़ सके। अधिगम प्राप्त करने के लिए युक्ता क्या है, उनके जो मंद गति से सीखने वाले, शैक्षिक शिक्षण प्रतिमान, जो बता रहा हूँ मैं, एक टीचर है, फिर टीचर पढ़ाता है, रुचिपूर्ण विषय वस्तु प्रदर्शन करना, सहायक शिक्षण तकनीकों का उपयोग करना, उत्तरार्थ उबागन मतलब स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को समझाना, साधारण भाषा का प्रयोग करना, विद्यार्थियों के अनुरूप शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना। तो ये आपके 5 मार्क्स दिलाएगा। एक संस्थान उसके नेता के रूप में जाना जाता है, उदाहरण सहित विद्यालय के संदर्भ में कथन की व्याख्या कीजिए। मतलब 3 नंबर में इस कथन की व्याख्या कीजिए, मतलब एक संस्थान नेता के रूप में जाता है तो नेता की भूमिका बतानी है इसमें। एक लोकतांत्रिक शैली रूपांतरिक शैली से किस प्रकार भिन्न है, 3 नंबर में ये बताना है। 2 नंबर में बताना है इसके महत्व क्या है, और एक अच्छे नेता की गुण क्या है 2 नंबर में। तो सबको डिवाइड करके मैंने आंसर लिखा है। तो सबसे पहले एक संस्थान के नेता की भूमिका है। संस्थान के नेता का बहुत से ऐसा काम करता है जिससे संस्थान का नाम नेता के द्वारा जाया जाता है। शैक्षिक नेतृत्व का महत्व शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करता है, कर्मचारियों व्यवहार एवं स्वभाव को जानने में सहायक होता है। ये इसके माध्यम से शैक्षिक साधनों का समुचित उपयोग होता है, इसलिए जाना जाता है। शैक्षिक नेतृत्व सहयोग का आधार स्तंभ है। ये शैक्षिक नेतृत्व का महत्व सहयोगियों का मनोबल बढ़ाता है। ये कौन, प्रिंसिपल। अब एक अच्छे नेता के गुण क्या है, देखो गुण याद कर लेना कि उसमें क्या क्या होता है। सामाजिकता होती है, पहल करना की प्राइमरी देना किसी भी चीज को, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, सावधानी, लोकप्रियता, सहकारिता की भावना, लोकप्रियता 2 बार हो गया। इसमें पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व विकास लिख सकते हो। अब पूछा ट्रांसफॉर्मल और डेमोक्रेटिव लीडरशिप में आप डिफरेंस कैसे करोगे, तो बताऊं। ये अनुयायियों को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार व दंड का उपयोग करती है। इसमें करिश्मा और उत्साह पैदा करना होता है। नेता अनुयायियों उसे कहते हैं फॉलोवर्स को, जो इनके फॉलोवर्स होते हैं, के साथ अपने संबंधों पर जोर देता है। नेता अनुयायियों के मूल्य आदर्शों नैतिकता पर जोर देता है। निष्क्रिय होता है और ये सक्रिय होता है। बसे हुए वातावरण और ये अशांत वातावरण में योजना और निष्पादन होता है और इसमें नवाचार होता है, किसमें, डेमोक्रेटिव में। देखो वर्तमान संदर्भ में नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है। आप ट्रांसफॉर्म लर्निंग की क्यों बात करते हो कि अभी के संदर्भ में, तो इसका लिखना है कि अनुयायियों की आंतरिक प्रेरणा और सकारात्मक विकास पर यह जोर देता है कि जो भी फॉलोवर है उनको डेवलपमेंट, उनका पॉजिटिव की बात करता है। नैतिक मानकों के बारे में जागरूक बढ़ाना इसका काम होता है।
महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालने के लिए, सहयोग और सद्भाव को बढ़ाने के लिए, इसलिए इसकी जरूरत या आवश्यकता है। अथवा में इसी में पूछा, चौथे में आपके क्वेश्चन अथवा आएगा, पहले में आपका अथवा आएगा क्वेश्चन। संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया, ये क्वेश्चन आपको 2019 में भी आ रखा है। इस कथन की इस प्रधानाचार्य शिक्षण मतलब तीनों के संप्रेषण कौशल बताने हैं आपको। कक्षा तथा विद्यालय के प्रभावी संप्रेषण के कक्षा के स्तर बाधक तत्वों, मतलब सबसे पहले 5 नंबर में आपको संप्रेषण क्वेश्चन बताने हैं प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्र के। फिर 3 नंबर में आपको इसमें बताना है कि जो संप्रेषण बाधक तत्व है वो क्या है, फिर इनके सुझाव लिखने। जैसे पिछले में भी आपको बाधक तत्व बताए थे। देखो, संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। पहले लिखोगे कि इसके लिए आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति तथा उसी अर्थ में पहुंच जिस अर्थ में संप्रेषणकर्ता ने अपने विचारों को भेजा है। द्विमार्गी मतलब कि एक तरफ से कोई भी किसी सूचना आई तो वो एज इट इज वो सी सूचना दूसरे के पास पहुंचनी चाहिए। प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्र में के लिए आवश्यक संप्रेषण कौशल कौन कौन से हैं? परस्पर विचार एवं भावना का आदान प्रदान कौशल, विचारों तथा भावनाओं की साझेदारी, विचारों भावनाओं के आदान प्रदान के लिए प्रोत्साहित करना, शुद्ध अनुभव प्रदान करने का प्रयास, द्विपक्षीय प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक अनुभव की साझेदारी। मतलब कि संप्रेषण कौशल कैसे कैसे, सबसे पहले भावनाओं का आदान प्रदान होता है, भावनाओं की साझेदारी हो गई, जो भी विचार भावनाओं को प्रोत्साहित करता है, शुद्ध अनुभव प्रदान करते हैं, द्विपक्षीय प्रक्रिया और शिक्षण अनुभव की साझेदारी होती है। प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व कौन से हैं आपके? ये आपका 3 नंबर में पूछा है। व्यक्तिगत में कौशलों की कमी होती है कि लैक ऑफ जो स्किल होते हैं, भाषा अवरोधन, लैंग्वेज बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, इन्वायरमेंटल और मैनेजमेंट बैरियर्स आता है। बाधक तत्वों का निदान, जो भी बैरियर्स है इनका कैसे आप निदान करोगे? सबसे पहले भाषिक वातावरण प्रदान करोगे, संस्कृति प्रभाव को कम करोगे, व्यक्तिगत कौशलों को बढ़ाओगे, भाषा अवरोध को खत्म करना, क्रिएट एनवायरनमेंट, साइलेंट फीचर, ऐसे आप दे सकते हो। विद्यालय विकास योजना को तैयार करने के मुख्य सोपानों की शिक्षा अधिकार कानून आरटी के संदर्भ में संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो जी। अब जो एसडीपी की बात करता है उसके अंदर क्या आरटी के अकॉर्डिंग क्या है, ये एसडीपी बात करता है ना, तो ये आपको 4 नंबर लिखना है। 6 नंबर में लिखना है जो प्रतिक्रिया, अभिभावक, शिक्षक, इनको कैसे आप मैनेज करोगे, नियमों के तहत कैसे हम इसे करते हैं। देखो, एसडीपी की तैयारी कैसे होती है, करने के सोपान क्या है इसके। इसका निर्माण एसएमसी की निगरानी में होगा, ये मेन पॉइंट है। अनुच्छेद 21 निर्धारित क्रम में एसडीपी को तैयार करना होता है। एसडीपी को उपभाग अंतर्गत योजना प्रक्रिया और बजट का अविभाज्य अंग माना गया। ये इसके सोपान है तैयार करने की, इसको अंग माना गया किसका, योजना प्रक्रिया का और बजट का। 21 निर्धारित कार्यक्रम क्या आता है, जो 21 अनुच्छेद है। एसएमसी की निगरानी में हम एसडीपी का निर्माण करते हैं। एसएमसी के अधिनियम के अधीन गठित प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कम से कम 3 महीने पहले विकास योजना तैयार की करनी। मतलब कि अगर एक गठित प्रथम वित्तीय वर्ष गठित हो गया तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर हमें एसडीपी बनाना है। एसडीपी 3 वर्षीय योजना होती है, जिसमें कुछ अंतर्गत 3 वर्षीय उप योजना भी शामिल होती है। संस्कृति तथा खेल प्रतियोगिता का आयोजन कैसे करोगे आप विद्यालय में? तो विद्यालय में प्रत्येक कार्यक्रम के संचालित करने के लिए एक समिति गठित होगी। फिर समिति सभी बच्चों की योग्यता, रुचि को ध्यान में रखकर उन्हें कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में संगीत का लय, ताल, सुर का चुनाव बिल्कुल अवसर के अनुसार होना चाहिए। फिर अभ्यास के लिए अंत तक प्रेरित करना चाहिए, अवरोधन को दूर करना चाहिए, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। अथवा में पूछा है 5वां की वर्तमान संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन एसएमसी बतानी है, एसएमसी की आवश्यकता महत्व बताना है। शिक्षा के अधिकार कानून के आधार पर दल गठन को समझाइए। फिर दल गठन आ गया आपके। विद्यालय प्रबंधन समिति की प्रभावी कार्य पद्धति के लिए आप किन्हीं 2 रणनीतियों का उपयोग किया। 3 नंबर में आपकी आवश्यकता महत्व बताने एसएमसी के, 3 नंबर में आपको बताना है दल गठन, और 4 नंबर में बताना है कि इसकी रणनीतियाँ क्या है। जो एसएमसी की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें? देखो, विद्यालय के क्रियाकलाप और कार्यक्रम को मॉनिटर करने के लिए, एसडीपी के निर्माण के लिए, दानदाताओं से आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, संबंधित विद्यालयों के लिए एक परिचालन कोष बनाना, विद्यालय के आसपास के सभी बच्चों का नामांकन करना और विद्यालय के आसपास जितने भी सामुदायिक संसाधनों हो उसका उचित उपयोग करना। एसएमसी का गठन कैसे, इसमें पूछा है ना कि एसएमसी शिक्षा के अधिकार कानून के आधार पर इस दल के गठन। एसएमसी का गठन मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। देखो, 16 सदस्य होते हैं,
2 वर्ष के लिए इसका गठन होता है। नियमों को लागू करने के बाद 6 महीने में इसको गठन करना पड़ता है। 75% बच्चों के पेरेंट्स होते हैं। जो 12 सदस्य हो गए, 75 मतलब 4 सदस्य अन्य होते हैं, जिसमें से 1 सदस्य प्रिंसिपल होता है, 1 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता, 1 सदस्य मुख्य अध्यापक, 1 स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य। 50% महिला होना इसमें जरूरी है। कार्य की व्यवस्था में प्रधानाचार्य इसका मुख्य होता है। एसएमसी की प्रभावी कार्यप्रति के लिए रणनीति क्या है, मतलब कि इसको हम कैसे प्रभावी बना सकते हैं, उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बतानी है आपको। आपसी सहयोग देकर बच्चों के नामांकन को भरपूर करने के लिए समय समय पर मार्गदर्शन देना, आवश्यकता की पहचान करना और योजना और निगरानी करना इसका काम। पार्ट 2 आ गया आपका, जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न स्तरों एवं प्रत्येक पद के पदाधिकारियों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व क्या है। 2 नंबर में पूछा है आपके कि विभिन्न स्तर बताने हैं और 3 नंबर में उसके उत्तरदायित्व बताने हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा के स्तर क्या है? एमसीडी जो दिल्ली नगर निगम बोलते हैं, नई दिल्ली नगर निगम, एडीएमसी, डीसीबी, ये 3 है आपके। एमसीडी में आपका आता है एसडीएमसी, एनडीएमसी, ईडीएमसी, जो साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, ये 3 आता है। नई दिल्ली नगर निगम एडीएमसी बोलते हैं इसको, और तीसरा है दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड, डीसीबी। 3 स्तर में बांटा गया। और जो पदाधिकारियों की भूमिका क्या होती है इनमें? कार्यक्रम में सहयोग देते हैं ये, उत्तरदायित्व। भौतिक मानवीय संसाधनों की पूर्ति करते हैं, कार्यक्रम में सहयोग, भौतिक मानवीय की प्रवृत्ति। आरटीओ को सभी विद्यालय में लागू करना, जो आरटीई है 2009। वर्दी, किताब, छात्रवृत्ति के प्रावधान में इनकी सहायता करना, विशेष शिक्षकों की भर्ती करना, इनके पदाधिकारियों के उत्तरदायित्व होते हैं। जो भी वहाँ पर उत्तर लिखने वाले हैं ना, जो भी मेंबर हैं उनके काम करते हैं, उनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब छठा क्वेश्चन आपका पूछा कि शिक्षा के विभिन्न हितधारकों के उत्तरदायित्व, मतलब जो भी स्टेक होल्डर हैं शिक्षा के, उनके उत्तरदायित्व, जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही से आप क्या समझते हैं। व्यवसायगत आचार संहिता के संदर्भ में शिक्षकों की जवाबदेही अपने व्यवसाय शिक्षार्थियों के समाज के प्रति इसके क्या महत्व है। सबसे पहले इसमें आपको बताना है कि क्या अकाउंटेबिलिटी है क्या, फिर प्रोफेशनल एथिक्स के अकॉर्डिंग क्या है अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही किसे कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जो से अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, उत्तरदायित्व का निर्वाह करना ही जवाबदेही, या कार्य व कर्तव्यों को सही ढंग से पूरा करना ही जवाबदेही है। विभिन्न हिस्सेदारियों में जवाबदेही से मुख्य अध्यापक, छात्रों, अध्यापकों की जवाबदेही। अध्यापकों की जवाबदेही क्या होनी चाहिए? छात्रों के प्रति व उनके माता के प्रति, एजेंसियों के प्रति, स्वयं के प्रति, राष्ट्र के प्रति और शिक्षण व्यवस्था के प्रति इनकी जवाबदेही होती है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है। फिर 7वां क्वेश्चन है आपका अनुशासनहीनता, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनडिसिप्लिन एवं अशिष्ट व्यवहार, मतलब मिसबिहेवियर, विद्यालय की एक सामान्य समस्या। मतलब ये दोनों तो सामान्य समस्या होती है कि बच्चे इनडिसिप्लिन करते हैं, मिसबिहेवियर करते हैं। उदाहरण सहित इस प्रश्न को विस्तार में समझाइए और निपटने के उपाय बताइए। सबसे पहले इन दोनों के बारे में बताना है कि दोनों गंभीर समस्या है, विद्यालय में अक्सर देखने को मिलती है और बच्चे ऐसे व्यवहार करते हैं। अनुशासनहीनता के कारण क्या है? तो अनुशासनहीनता के कारण क्या आता है? विद्यालय के कारण, व्यक्तिगत कारण और अन्य कारण, विद्यालय से संबंधित कारण। तो विद्यालय कारण में आपके अनुकूल वातावरण, शिक्षण विधियों का प्रभाव आता है, इस कारण ये अनुशासनहीनता करते हैं। व्यक्तिगत कारण जैसे मानसिक स्वास्थ्य, प्रतिकूल वातावरण होता है इनका। अन्य कारण होगा जैसे शिक्षण साधनों का अभाव हो गया, ये आ गया इसमें। चौथा है कि विद्यालय से संबंधित कार्य जैसे संप्रेषण में कमी होती है, तब आता है ये। अशिष्ट व्यवहार के क्या कारण है? जैसे व्यक्तिगत, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कारण। अनुशासन और अशिष्ट व्यवहार से निपटने के उपाय क्या है? गाइडेंस प्रिंसिपल दोगे आप, पहला क्वेश्चन। पहला पॉइंट शिक्षण पद्धतियों दोगे आप, दूसरा पॉइंट। तीसरा है मूल्य शिक्षा दोगे, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां कराओगे, परीक्षा में बदलाव करोगे। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए। आप लिख सकते हो कि दोनों के लिए, अनुशासनहीनता और अशिष्ट व्यवहार के लिए क्या निपटने के उपाय करोगे। अब आपका 8वां क्वेश्चन पूछा है कि विद्यालय के सफलतापूर्ण निष्पादन के प्रबंध में दल गठन कैसे सहायक है। तो दल गठन मतलब टीम बिल्डिंग के महत्व बताने हैं इसमें। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए कि विद्यालय के विशेष संदर्भ में दल गठन के महत्व 2 नंबर में बताना और दल गठन की परिभाषा बतानी है। देखो, दल सफलतापूर्ण निष्पादन में दल गठन क्या है? दल योगदान देता है, भूमिकाओं को समझना इसका काम है, परस्पर आदर करता है, लचीलेपन की तत्परता इसका काम है, प्रभावी संचार। दल गठन का क्या महत्व है? पिछले क्वेश्चन में भी आपका आया था दल गठन।
कि दल गठन क्या कहते हैं, प्रभावी संप्रेषण में सहायक है, कार्यकर्ता को प्रेरित करते हैं, कौशलों को विकसित करते हैं, समस्या समाधान कौशलों को विकास करते हैं, अपनी बात रखते हैं, टीम भावना के विकसित करते हैं। तो ये आप और पॉइंट लिख सकते हो। एक विद्यालय के लिए आप किस प्रकार के सामुदायिक संसाधनों की उत्पत्ति करेंगे, उदाहरण से समझाइए कि तथा विद्यालय की प्रभावशीलता को बढ़ाने में इसकी भूमिका क्या है। देखो, विद्यालय के लिए सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधनों की उत्पत्ति करेंगे जो विद्यालय के लिए हमेशा काम आए, विद्यालय की शिक्षण विधियों में इस्तेमाल हो पाए, शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करे। तो ऐसे संसाधनों करेंगे। 2 मार्क्स में 2 पॉइंट लिखना है आपको। विद्यालय की प्रभावशीलता बढ़ाने में इसकी भूमिका क्या है, किसके, सामुदायिक संसाधनों की, ये समुदाय के लोगों की। नामांकन में सुधार होता है, पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियों में उपयोग होता है, छात्रों के व्यवहार व नैतिक मूल्यों के लिए आस्था का विकास करता है, समस्याओं के समाधान करने में इसका महत्व है, विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार के लिए। अब किन्हीं 2 पर संक्षिप्त विद्या लिखे हैं, मैंने तीनों आपको डिफाइन किया है इसमें। विद्यालय के संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए एससीईआरटी और डाइट की भूमिका। तो देखो, डाइट की भूमिका क्या है, तकनीकी अकादमिक सहायता, कार्यक्रम में सहयोग। एससीईआरटी की भूमिका प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाना, अकादमिक सहयोग, तकनीकी सहयोग, संसाधनों की उपलब्धता करना, ये इसकी भूमिका है। फिर पूछा कि छात्रों, शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों में तनाव के कारण तथा निवारण। देखो, मैंने एक तरफ लिखा है 2 तरीके से कारण आते हैं तनाव के, बाहरी और आंतरिक। से बाहरी लिखेंगे हम, जीवन के बड़े परिवर्तन के कारण तनाव आ सकता है, आर्थिक समस्या, कार्यालय के जो हमारे ऑफिस में काम होते हैं, संबंधों में समस्या। आंतरिक कारण क्या होगा कि अनिश्चितता को स्वीकार न करना, अवास्तविक उम्मीदें, निराशावाद। निवारण आप कैसे यूज कर सकते हो, निवारण को कैसे आप निवारण करोगे तनाव को, परिस्थितियों को बदलोगे, अपनी प्रतिक्रिया में बदलाव लाएंगे, तनाव से लड़े ना कि दबाए उसे, ना कहना सीखे, स्वयं के सच्चे मित्र बने। तो इस तरीके से आप कर सकते हो तनाव। तो ये आपका पेपर खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। एक बार मैं सारे आंसर आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये आपका छात्रों का, ये तनाव के उपाय हैं, ये एससीईआरटी डाइट की भूमिका है, ये विद्यालय के प्रभावशाली बनाने में है। तो ये इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो। ये आपका 2017 का पेपर एंड होता है।